हेलो एवरीवन, अब हम यथार्थवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रायोजनवाद ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो चैनल पर हैं, आप उन्हें देख लें ताकि आप यथार्थवाद को पहले के वाद जो हैं जिनमें से आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रायोजनवाद हैं में अंतर स्पष्ट कर सकें। चूँकि हर वाद के अनुसार, हर दर्शन के अनुसार हर चीज़ के बारे में, चाहे उसका अर्थ हो, चाहे परिभाषा हो, ज्ञान मीमांसा हो, चाहे उसके सिद्धांत हो, शिक्षा के उद्देश्य हो, पाठ्यक्रम का निर्माण हो, शिक्षण विधियाँ हो, शिक्षक का स्थान हो, विद्यालय का स्थान हो, इन सभी के विषय में सबके अलग अलग विचार हैं। तो कृपया एक बार गहनता से सारे दर्शन को, जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, इनको आसानी से आप देख लें ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किसका क्या मतलब है। बात करते हैं यथार्थवाद की। रियलिज्म की इंग्लिश है ये। रियलिज्म मतलब वास्तविकता, और वास्तविकता वर्ड जो रियलिज्म है ये रियलिस्ट से बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड का मतलब होता है वस्तु। तो जो वस्तु जगत है वो रियलिज्म का आधार बनता है। इस तरीके से यथार्थवाद वस्तु संबंधी विचार है या वस्तु जगत को सत्य मानने वाला दर्शन है, जो ये मानता है कि जो हमें दिखता है वही होता है। आदर्शवाद का ठीक उल्टा यथार्थवाद है। आदर्शवाद कहता है विचारों की सत्ता सत्य है, जबकि ये कहता है पदार्थों की सत्ता सत्य है। यह आदर्शवाद कहता है दुनिया में सब कुछ असत्य है, ये कहता है दुनिया के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं सत्य है। तो इस तरीके से हम एक बार जब देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि आदर्शवाद और यथार्थवाद एक दूसरे के विपरीत दर्शन हैं, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से शिक्षा को आयोजित किया जाए। तो चलते हैं, देखते हैं यथार्थवाद के जो स्वरूप हैं, जो प्रकार हैं, उनमें मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद है। तो सबसे पहले मानवतावादी यथार्थवाद ये बताता है कि मानव मूल्यों के आधार पर जो उपयोगिता और शिक्षा हमें प्राप्त होती है वही हमारे लिए सच है और वही अच्छी है। जबकि सामाजिक यथार्थवाद ये बताने की कोशिश करता है कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, समाज में रह कर के इंसान का विकास होगा और समाज में रह कर के ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। यानी इंसान जो कुछ भी होगा उसे समाज बनाएगा, और व्यक्ति एक बार अपना विकास कर लेने के बाद समाज के विकास को करने का प्रयास करेगा, यानी समाज को विकसित करने में अपना सहयोग देगा। जो तीसरा है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, ये कहता है कि हम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं वही वास्तविक है और वही सत्य है। लास्ट में नव यथार्थवाद आता है। विज्ञान के प्रयोगों के साथ जो भौतिक विज्ञान के निष्कर्ष हैं उनको समावेशित करते हुए जो विचारधारा हमारे सामने आती है, जो सांसारिक तत्व हमारे सामने आते हैं, वो नव यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं और उसे हम नव यथार्थवाद की संज्ञा देते हैं। अब चलते हैं कि यथार्थवाद का वास्तविक अर्थ क्या है। तो यथार्थवाद आदर्शवाद के विपरीत पदार्थ जगत को वास्तविक सत्य मानता है। इस लाइन को याद रखिएगा। आदर्शवाद विचारों को सत्य मानता है, यथार्थवाद पदार्थ को सत्य मानता है। जो दिखता है वही सत्य है, वही स्थायी है। इसके पहले प्रयोगवाद देख लीजिए, उसमें परिवर्तन को आधार बनाया गया है कि सत्य परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर यह कहता है नहीं, पदार्थ सत्य है और पदार्थ स्थायी है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। स्वरूप बदल जाता है लेकिन बदलता नहीं है। अर्थ क्या है? जो कुछ भी हमें इंद्रियों के द्वारा दिखता है, हम जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें वही सत्य है और वही वास्तविक जगत है और वही हमारे लिए उपयोगी है। परिभाषा के तौर पर देखें कि यथार्थवाद को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो प्रोफेसर बटलर की एक परिभाषा है। परिभाषा के तौर पर यथार्थवाद संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जो हमें दिखाई देता है। यानी एक कॉमन व्यक्ति जिस तरीके से, किसी एक नॉर्मल व्यक्ति से कहिए कि यथार्थवाद के ये सामने क्या दिखाई दे रहा है, जो उसे दिखाई दे रहा है वही यथार्थवाद मानता है, बाकी कुछ नहीं। यथार्थवाद कोई बनावटीपन को स्वीकार नहीं करता या कोई काल्पनिक चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। ऐसी किसी चीज़ को ये स्वीकार नहीं करता जिसकी प्रामाणिकता सत्य ना की जा सके। साबित ना किए जाने वाला तथ्य यथार्थवाद नकार देता है। यथार्थवाद की मीमांसाएं क्या हैं?
तत्व मीमांसा क्या है कि संपूर्ण जगत पदार्थों से बना है। आप भी मान सकते हैं कि संपूर्ण जगत में पदार्थ हैं, जो दिखता है वैसा ही संसार है। इस प्रकार से भौतिक जगत एक सत्य जगत है, यहाँ पर कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है। ज्ञान मीमांसा क्या कहती है? वास्तविक जगत सत्य है, यानी जो हम फील कर सकते हैं वो सत्य है और वास्तविकता ही ज्ञान का आधार है। यानी यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो चीजों को वास्तविक रूप में देख लें, आपको उनके चरित्र, उनके नेचर, उनकी प्रकृति का अंदाजा हो जाएगा। और आचार मीमांसा कहती है क्योंकि भौतिक पदार्थ जो हमारी वर्ल्डली मैटर्स हैं वो प्राणी जगत के सुख और संतुष्टि का साधन है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी हैं और इंसान को अच्छा जीवन जीने में सहायक हैं। इस तरीके से भौतिक पदार्थ की आवश्यकता इंसान को होती है और इंसान भौतिक पदार्थों के आधार पर ही जिंदगी को बिताने की कोशिश करता है। आप सब जानते हैं, हम सब भौतिकता के पीछे दौड़ते रहते हैं और जब तक थक नहीं जाते तब तक जीवन की सच्चाई को हम मानते रहते हैं और उसके पीछे पड़ते रहते हैं। प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रत्यक्ष जगत सत्य है। ये हेडिंग्स हैं, ये याद रखिएगा। अब प्रत्यक्ष जगत सत्य है। प्रत्यक्ष जगत क्या है? जो हमें आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, हाथों से छू सकते हैं, जो कुछ भी दुनिया में है वो प्रत्यक्ष जगत है और वो सत्य है। इसको आप अपने आप से भी देख सकते हैं। इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। व्यक्ति के बताने से कहीं कुछ नहीं पता चलेगा। बर्फ कैसी होती है आपको नहीं महसूस होगा, हम कितना भी कहें कि ठंडी होती है, लेकिन बर्फ अगर ला के हम आपके हाथ में रख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बर्फ कैसी होती है। आग जलाती है, नहीं पता चलेगा, नहीं कह पाओगे। एक बार तुम्हें आग से छुआ दें, आग टच करा दें, आपको पता चल जाएगा आग झुलसाती है। जगत के बाहर कुछ भी नहीं है। आदर्शवाद के विपरीत ये मानता है कि कल्पना लोक का कोई वजूद नहीं है, विचारों की कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। जो प्रत्यक्ष जगत है वही सत्य है। सत्य को प्रमाणित किया जा सकता है। इसके अनुसार जो पदार्थ है सत्य है, उसे हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन ही वास्तविक सत्य है, यानी जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये सच है और वास्तव में व्यवहारिक है और इसकी प्रमाणिकता है, इसके उद्देश्य हैं, इसके सिद्धांत मिल सकते हैं और इनके सिद्धांतों को हम पूरा कर सकते हैं। प्रमुख सिद्धांतों के बाद अब हम शिक्षा के कार्य और उद्देश्य को देखें तो समाज का संपूर्ण ज्ञान कराना बच्चे को शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। यानी बच्चा आप दुनिया के बारे में ना पढ़ाएं और बाकी सारी शिक्षा दे डालें, ऐसा संभव नहीं है। आपको सबसे पहले उसे दुनिया के बारे में बताना है। चरित्र निर्माण की शिक्षा, क्योंकि बच्चे को जिंदगी बितानी है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो चरित्र निर्माण की शिक्षा उसके लिए आवश्यक होगी। वास्तविक जीवन के लिए छात्र को तैयार करें, उसे बताएं कि आगे आने वाले समय में उसके क्या कार्य हैं, वो कैसे अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा, कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन करेगा, कैसे वो अपने आप को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे। इस बात के लिए तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है। अंतर्दृष्टि, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निर्णय लेने की क्षमता। बच्चे को इस लायक शिक्षा बनाए कि वो खुद से डिसीजन ले सके कि क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है और क्या चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है। वर्तमान समय में इस बात का निर्णायक होना बहुत आवश्यक है। उसी व्यक्ति को हम शिक्षित कहते हैं जो व्यक्ति अपनी आप में अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्णय लेने में समर्थ होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाए? यथार्थवाद क्या कहता है? तो व्यवहारिक और प्रायोगिक विषय ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। सांसारिक ज्ञान को बढ़ाया जाए, यानी ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जिससे सांसारिक ज्ञान बढ़े। शिक्षा मातृभाषा में हो, यानी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा सरलता से शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा और शिक्षा को अपनाने की कोशिश करेगा। व्यावसायिक विषयों पर बल, क्योंकि यथार्थवाद में उसे भौतिक जगत में अपने आप को सफल बनाना है, इसलिए ऐसी शिक्षा उसे दी जाए जिससे वो वास्तविकता से जुड़ करके अपनी जीविका कमाने के लायक बन सके और कुछ ऐसी कला सीख सके जिससे उसे रोजगार मिल सके। अनुभव और प्रयोगों पर आधारित ज्ञान का प्रयोग हो, ऐसे विषयों का चुनाव किया जाए जिसमें कि अनुभव और ज्ञान के आधार पर चीज़ों को बच्चा सीख सके और अपनी सत्यता को प्रमाणित कर सके। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? शिक्षण विधियों में एक निगमन विधि और एक आगमन विधि, यानी बच्चे को वास्तविक जगत का निर्माण कराते समय हम डिडक्टिव मेथड, जिसमें कि सबसे पहले हम नियम बताते हैं और नियम के बाद फिर हम उसके उदाहरण बताते हैं। यानी बच्चे को पहले
वस्तु से न जोड़ करके पहले उसके क्वालिटी बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, फिर वस्तु का एग्जाम्पल देंगे। जबकि डिडक्टिव मेथड में सबसे पहले, जैसे कि बेकन ने स्थापित किया था, इसमें सबसे पहले हम उदाहरण लाते हैं, फिर बच्चे से उसका नाम पूछते हैं, फिर उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो यानी नियमों से उदाहरण की ओर जाना, निगमन विधि होगी, नियम बनाना, और जो आगमन विधि होगी पहले नियम मिल जाएगा, उसके बाद उसके उदाहरण और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। प्रयोग विधि, प्रोजेक्ट विधि, इन दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इन विधियों के द्वारा भी यहाँ पर शिक्षा दी जानी है। कुल मिला के व्यवहारिक और वास्तविक शिक्षा दी जानी है, जो वास्तविक जगत से जुड़ी हुई हो। शिक्षक का स्थान, शिक्षक यथार्थवाद के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सत्य का ज्ञान कराना शिक्षक का काम है। पथ प्रदर्शक की भूमिका में शिक्षक होता है, एक गाइड के तौर पर होता है और आत्म अनुभव को बढ़ाने की कोशिश करता है। शिक्षक अपने ज्ञान को बच्चों पर लादता नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक अपना नॉलेज बच्चों पर न डाले, बच्चों को ये बताए कि ये होता है, अब तुम खुद से भी देखो कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है। स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए, आत्म अनुभव को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक एक शैक्षिक पथ प्रदर्शक के तौर पर हो। बच्चा कैसे सीखेगा, इस बात का एक निर्देशन करने के लिए शिक्षक है, इसलिए पथ प्रदर्शक है। और विद्यालय का स्थान, विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद में कुछ विचारधाराओं के अनुसार कमेनियस ने ये बात कही है कि विद्यालय माँ की गोद के समान हो, जिससे कि बच्चे को वहाँ पर शिक्षा लेने में आसानी हो और बच्चा विद्यालय से भागने की कोशिश न करे या विद्यालय प्रांगण के प्रति उसके मन में विरक्ति पैदा न हो, उसको विद्यालय से अरुचि न हो। इस तरीके से विद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमारा यथार्थवाद भी समाप्त होता है। अब हम यूनिट 3 खत्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम यूनिट 4 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम विभिन्न शिक्षाविदों के विचारों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।